जय हिंद दोस्तों। आज हमारी ये इंटरनल सिक्योरिटी की 8th क्लास है। देखिए, अभी तक हमने ये एक्सटर्नल और नॉन एक्सटर्नल एक्टर्स में अभी तक हमने भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत म्यांमार इतने रिलेशंस को देख लिया इसके पहले वाली वीडियोस में। आज जो हमारा इसी श्रृंखला का अगला रिलेशन है वो है भारत और बांग्लादेश। और भारत किसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट का भी मुद्दा आपको रोहिंग्या जैसे मिलेगा। उसके बाद तीस्ता नल जल विवाद है वो भी आपको मिलेगा। तो मतलब ये जो है ये करंट के साथ अपडेट होने वाला है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा चुनौती और प्रबंधन। अब चुनौती का मतलब जो जो हमारे मुद्दे हैं, जो हम देश की इंटरनल सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाते हैं, वो यहाँ चुनौती है। और प्रबंधन मतलब उसको दूर करने के लिए हमने कौन कौन से स्टेप लिए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि भैया आकार और प्रकृति क्या है। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा कि अगर हम लंबाई की बात करें तो ये लगभग 4996.7 किलोमीटर है। और अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें कि कैसी है, तो ये आपको छिद्रिल सीमा मिलेगी। छिद्रिल का मतलब होता है कि यहाँ आपको आसानी से आर पार किया जा सकता है, आसानी से इस पार से उस पार जा सकते हैं। ठीक है, ये मैदानी एरिया है। और साथ में यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है, बांग्लादेश और ये पश्चिम बंगाल का, यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण घुसपैठ जैसी समस्याएं आदि आदि देखने को मिलती है, जो कि हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैप की बात करें तो ये देखिए यहाँ से शुरू होती है सीमा। मतलब यहाँ आपको स्थलीय सीमा तो मिलेगी ही, साथ में कुछ आपको जलीय सीमा भी मिलेगी। तो ये यहाँ से होते हुए ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से ऐसे जाते जाते फिर ये यहाँ जाता है तो आपका असम लग जाएगा। फिर ये यहाँ जाता है तो आपका मेघालय, फिर ये पूरा त्रिपुरा और ये मिजोरम होते होते ये। ठीक है, याद रखिएगा बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो दो देशों के साथ छूती है, भारत के साथ, और ये यहाँ से यहाँ तक याद रखिएगा ये म्यांमार के साथ भी छूती है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। भारत की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो दो देश को टच करती है। ठीक है, तो ये जो इसकी थी ये है आपका 4996.7 किलोमीटर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां क्या क्या है। तो देखिए ये है हेडिंग। इस तरह की आपके पास सीमा, जैसे पहला तो है सीमा विवाद से उत्पन्न चुनौतियां। कई सारे सीमा विवाद है, जैसे न्यू मोरे द्वीप का सीमा विवाद है, 3 बीघा जमीन का सीमा विवाद है। तो यहाँ तस्करी की समस्या, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये हेडिंग बता रहा हूँ कि इसके तहत हम पढ़ेंगे। अवैध घुसपैठ बहुत ज़्यादा होता है, आपको रोहिंग्या जैसे हम देखें। फिर रोहिंग्या मुसलमानों का अवैध घुसपैठ में और है, जैसे कि ड्रग्स का घुसपैठ, नकली नोटों का घुसपैठ, हथियारों का अवैध। और रोहिंग्या वाला का ये अलग से टॉपिक इसलिए बना दिया गया है क्योंकि करंट का टॉपिक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको तो मैं बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा। उसके बाद उग्रवाद और अलगाववाद और उग्रवाद और आतंकवाद की समस्या। उग्रवाद और आतंकवाद इसलिए कि कई सारी जो राजनीतिक दल हैं बांग्लादेश में जो कि चीन समर्थित हैं, भारत विरोधी हैं, पाकिस्तान समर्थित हैं, तो वो भारत के लिए उग्रवाद पैदा करती हैं। हाल ही में जो नागपुर हिंसा हुई उसके पीछे बांग्लादेश का हाथ था। उसके बाद आतंकवाद, ये आपको मालूम है कि पाकिस्तान समर्थित जितने भी ये आतंकवादी संगठन है उसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश में भी है। तो वो मतलब पाकिस्तान बॉर्डर पे तो आतंकी काम करते ही हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पे भी होता है, बीएसएफ लगी हुई है इसके लिए। उसके बाद हाल ही में बांग्लादेश में अतिवाद फैला। ये आपका अतिवाद अभी से पहला है, जब से बांग्लादेश की सरकार गिरा करके मोहम्मद यूनुस जो आ गए हैं अभी अंतरिम सरकार के मुखिया, उसके बाद से जो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरुद्ध जो हमले हो रहे हैं और भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं उसके कारण, तो ये आपका करंट का। उसके बाद धार्मिक रूढ़िवादी, आपको मालूम है कि वहाँ के जो इस्माक के जो वो प्रमुख थे चिन्नम्मा, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और कई हिंदुओं पे हमला हो रहा है, मंदिरें तोड़ी जा रही हैं। और जितने भी मतलब कि जो भी हिंदू समर्थित, और इवन हिंदू के साथ नहीं, अल्पसंख्यक जितने, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे आपके जैन हो, सबके साथ वहाँ हो रहा है। तो ये अतिवादी और धार्मिक रूढ़िवादी ये वृद्धि हो रही थी, ये भी हाल ही की मतलब समस्या है। उसके बाद है बांग्लादेश में चीन का प्रभाव गतिविधियों में बढ़ती है। तो जब बांग्लादेश में शेख हसीना रहेंगी, तब आपका जो शेख हसीना की पार्टी है, जो मुजीबुर रहमान है, ये आपकी भारत समर्थित है, इनका झुकाव भारत की ओर रहता है और ये मानती हैं कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत का एक अहम योगदान है। लेकिन जब विरोधी पार्टी आ जाती है, जिसको हम लोग
जैसे मोहम्मद यूनुस या खालिद जिया वाली जब पार्टी आ जाती है तो वो चीन समर्थित हो जाती है, वो पूंजीवादी हो जाती है, तो भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि हो जाती है। तो इन इन ये हेडिंग के तहत अभी हम इन सब का डिटेल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सीमा विवाद से उत्पन्न चुनौती। ठीक है, तो सीमा विवाद से उत्पन्न चुनौती में अगर हम बात करें तो पहली हो जाती है भारत का बांग्लादेश के 111 और देखिए 111 इनक्लेव कहलाता है। इनक्लेव या इसी को हम लोग हिंदी में बोले तो अंतरदेश कहलाता है। अंतरदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है, देखिए मैं आपसे बता देता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। यहाँ पे मैं आपको जगह होती यहाँ पे बता, देखिए पहले क्या होता था, राजा रजवाड़ा होते थे। तो जैसे ये मान लीजिए बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ये बांग्लादेश है। तो जब राजा रजवाड़ा होते थे तो उनके साथ क्या होता था, वो लोग आपको मालूम है कि जुआ उआ के काफ़ी शौकीन रहते थे। तो राजा रजवाड़ा जब जुआ खेलते थे तो वो जुआ में क्या करते थे कि गाँव ही लगा देते कि ये वाला गाँव चलो जीते, ये वाले गांव को बाजी में लगाते हैं, जो जीतेगा ये वाला गांव हो गया। तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक राजा ये हो गया, एक राजा ये हो गया। अब ये दोनों के बीच में बढ़िया पासा चल रहा है। अब इनके बीच जैसे मान लीजिए कि ये वाला गांव, ये दो तीन गांव लगा दिया, दो बराबर दो गांव इसने लगा दिया। अब जो जीता, तो मान लीजिए इस वाले राजा का ये दो गांव था, कोई भी नाम था, मान लीजिए ए और बी इस गांव का नाम था। अब ये राजा जीत गया, ठीक है। अभी जैसे ये एक राजा है, ये मान लीजिए बांग्लादेश का राजा है और ये मान लीजिए इंडिया। अब ये बांग्लादेश का राजा है, इसने जब अपने गांव लगाए तो भाई मान लीजिए बांग्लादेश के गांव इधर थे, ए मान लीजिए ये एक गांव है और ये बी गांव नाम का है, ठीक है। अब जब ये गांव जीत गया इंडिया वाला, तो अब भारत के बांग्लादेश के सीमा के अंदर भारत का गांव हो गया, जिसको इंक्लेव बोलते हैं, अंतरदेश बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता था, इसी तरह ये राजा रजवाड़ों की गलती के चलते, ये खेल के चलते, ये बांग्लादेश में भारत के 111 इनक्लेव और भारत में बांग्लादेश के 51 इनक्लेव हो गए थे। अब आप ये समझिए कि बांग्लादेश के अंदर भारत के 111, ठीक है। और भारत के अंदर बांग्लादेश के, अब ये सीमा पे ही मिलेंगे आपको, पश्चिम बंगाल, मेघालय और ये त्रिपुरा वाली सीमा, मिजोरम वाली सीमा, इनके अमल। अब बताइए इनका प्रशासन कितना टफ। अब इनको अगर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना है तो इनको तो वीजा लेना पड़ जाएगा, और ये अंदर करेंगे कैसे। तो ये समस्या बहुत दिन से चली आ रही थी। तो इसी के लिए 2015 में उस समय शेख हसीना और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच में इस विवाद का समाधान अंततः खत्म कर दिया गया। और जो आपके बांग्लादेश के जो 51 गांव भारत के अंदर थे, वो भारत को मिल गए, और जो भारत के 111 गांव बांग्लादेश के अंदर थे, वो बांग्लादेश को मिल गए। मतलब जो जिसकी सीमा के अंदर थे मिल गया। अब इसके तहत आप देखा जाए तो भारत की ज़्यादा भूमि बांग्लादेश के पास चली गई, लेकिन चलिए कोई नहीं, वर्षों से आया विवाद खत्म हो गया। जो लोगों को वहाँ परेशानी सहनी पड़ती थी वो सुधार मतलब खत्म हो गई। तो इसलिए ये आपका भारत का बांग्लादेश में 111 और बांग्लादेश का भारत में 51 अंतरदेश या इनकलाब विद्यमान थे, जिसे 2015 के समझौते द्वारा समाधान फलता अवैध घुसपैठ अब यहाँ पे खत्म हो गया है इसके कारण, ठीक है। ये पहला आपका विवाद हो गया जो कि अब समझ। दूसरा देखिए, दूसरा विवाद है 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा का सीमा विवाद है, ठीक है। अभी मैं आपको इसको मैप में दिखाऊं। 3 बीघा गलियारा का विवाद विद्यमान। अब क्या है 3 बीघा गलियारा, ये देखिए ये एक्चुअली यहाँ पे है, ये आपको मैं जैसे मान लीजिए कि देखिए ये 3 बीघा, जैसे ये बांग्लादेश का मैप है, ठीक है। इस वाले एरिया को मैं जूम करता हूँ, ये वाले एरिया को मैं आपको जूम करता हूँ, ठीक है। जब मैं इस वाले एरिया को जूम करूंगा तो ये वेट टूटेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब ये देखेंगे तो ये ए लिखा है, ए मतलब होता है अंगारपोटा, ये एक उसका गांव है। और डी डी मतलब है दाहा ग्राम। ये दो ठो गांव है, किसके गांव है, ये इनक्लेव जैसी समस्या ही है, ठीक है ना। ये दो ठो गांव है बांग्लादेश के, देखिए ये बांग्लादेश लिखा है और ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, ये और ये जो इसके ये लिखा है ना, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये पूरा भारत है, ठीक है। अब अंगारपोटा और दाहा ग्राम अगर बांग्लादेश के नागरिकों को जाना है तो इस वाले एरिया से, ये भारत का क्षेत्र, लेकिन इस वाले एरिया से इनको पतली सी ये जो जमीन है ना, ये 3 बीघा की जमीन है। 3 बीघा मतलब जमीन नापने की इकाई होती है, जैसे एकड़ होता है वैसे बीघा। तो ये 3 बीघा की जमीन है, इसी लिखा 3 बीघा लिखा, इसी के सहारे ये यहाँ अंगारपोटा और दाहा ग्राम में आया जाया करते थे, ठीक है। और हुआ क्या कि ये भारत का हिस्सा था, लेकिन 1992 में ये इसको लीज पे, ये 3 बीघा वाली जमीन को लीज पे बांग्लादेश को दे दिया गया था, ताकि इनके नागरिकों को आवागमन बना रहे। लेकिन ये दावा करते कि नहीं, ये 3 बीघा वाली जमीन बांग्लादेश की है। आप समझे, है भारत, कंट्रोल भारत का है, लेकिन ये दावा करते। तो मैं आपको ये दूसरा, तो ये देखिए 3 बीघा गलियारा की विद्यमानता। 3 बीघा गलियारा भारतीय सीमा का वह क्षेत्र है जो भारतीय सीमा, देखिए भारतीय सीमा में बांग्लादेश के 2 इनक्लेव, कौन कौन से, दाहाग्राम, अंगारपोटा को बांग्लादेश से जोड़ते हैं, ठीक है। अब बांग्लादेश के भारत में स्थित इस इनक्लेव के आवागमन को सुगम बनाने हेतु इस क्षेत्र को 1992 में बांग्लादेश को लीज पे दे दिया था, किराए पे दे दिया गया था। 2011 को इसे 24 घंटा के लिए खोल दिया गया।
फलतः अवैध घुसपैठ जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा आ गई। अब आपको मालूम है भारत जो बांग्लादेश है वहाँ पे बेरोजगारी है, गरीबी है, तो मतलब कि रोजगार के लिए लोग यहाँ पे और कई उद्देश्यों के लिए अवैध घुसपैठ हो जाता है। तो ये दो जो आपके सीमा विवाद हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक तो आपका सीमा विवाद था जो कि समाप्त हो गया इनकलाब वाला, और ये 3 बीघा वाला आपका बचा हुआ है, ठीक है। अब अगले सीमा की विवाद की बात करें तो अगला है न्यू मोरे द्वीप, ठीक है। अब न्यू मोरे द्वीप की स्थिति पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं अब इस वाले एरिया को जूम करूंगा, ये वाले एरिया को जूम करूंगा, ठीक है ना। ये वाला देखिए, एक ये यहाँ पे ऐसे पॉइंट दिख रहा है ना, ये एक तो पॉइंट है, और ये वाले एरिया को जूम करूंगा। जब मैं इस वाले एरिया को जूम करूंगा तो आपको कुछ ऐसा मैप दिखेगा, ठीक है ना। ये है बांग्लादेश, ये जो व्हाइट व्हाइट में है, और ये वाला जो हल्का डार्क है ये आपका इंडिया है, ठीक है। अब यह ये वाला जो द्वीप है ये वाला जो द्वीप है इंडिया का, इसका नाम है मोरे द्वीप, मोरे द्वीप, ठीक है। अब मोरे मोरे द्वीप के जस्ट पास आप समुद्र से थोड़ा द्वीप, ये एक द्वीप देख रहे होंगे जिसका नाम है न्यू मोरे। ये इसकी पहचान क्या हुआ, बाद में हुई थी, ठीक है। न्यू मोरे बहुत छोटा द्वीप है, बस न्यू मोरे है, मतलब यहाँ लोग रहते नहीं है, खाली है, मतलब ऐसे ही पड़ा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्व है, क्योंकि आपको मालूम है, मैं आपको आगे इनक्लेव वो इनक्लोज बताऊंगा, उस नियम के तहत जो जमीन होती है उसके 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव मतलब कि मतलब ईएसजेड होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है उस देश का, जिस देश का वहाँ द्वीप होता है। तो ये कारण और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको न्यू मोरे द्वीप की आपको लोकेशन देख लीजिए। तो ये आपका न्यू मोरे द्वीप की कहानी। तो देखिए, ये न्यू मोरे द्वीप का लोकेशन अब बताओ। बंगाल की खाड़ी में स्थित 12 वर्ग किलोमीटर का, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, 12 वर्ग किलोमीटर का द्वीप, जिस पर भारत एवं बांग्लादेश दोनों का दावा जुलाई 2014 में हेग हेग में आपको मालूम है, द हेग है आपका नीदरलैंड में, जहां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है ना। हेग स्थित यूनाइटेड नेशन के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा इस विवाद का अंत कर दिया। जिसमें क्या किया गया, जिसमें 12 वर्ग किलोमीटर के द्वीप व इससे लगे 5,000 वर्ग किलोमीटर का समुद्र, क्योंकि भाई द्वीप है तो उसके साथ उसका आपका वो भी आएगा, समुद्र क्षेत्र भी आएगा, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ई एक्सक्लूसिव ईईजेड बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो जो आपका 5,000 वर्ग किलोमीटर का जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो वाला क्षेत्र, मतलब 12 वर्ग किलोमीटर का द्वीप, और 5,000 वर्ग किलोमीटर का आपका समुद्री क्षेत्र, ये समुद्री क्षेत्र ये भारत को मिल गया, ठीक है। और उसके अलावा 20,000 वर्ग किलोमीटर का जो समुद्री क्षेत्र था वो बांग्लादेश को मिल गया। यद्यपि ये विवाद समाप्त तो हो गया, लेकिन 20,000 क्षेत्र जो उनको बांग्लादेश को मिल गया, इससे क्या होती है, इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा खतरे में आ जाती है, ठीक है। तो आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि न्यू मोरे द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच में है, आपके एग्जाम में इतना ही आएगा, आपको भारत और बांग्लादेश लगा देना हो गया, ठीक है। बाकी तो ये मैं आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, तीस्ता नदी जल विवाद, ये तीस्ता नदी जल विवाद अभी भी बना हुआ है, ठीक है। तो अभी तक पहले हमने आपका क्या देखा, पहले हमने इंक्लेव वाला देखा जो समाप्त हो गया, 3 बीघा गलियारा है वो बना हुआ है, न्यू मोरे द्वीप भी अब तीस्ता नदी भी बना हुआ है, ठीक है। अब तीस्ता नदी, अब पहले आपको तीस्ता नदी बता दो। देखिए, ये यहाँ सिक्किम से, यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है, ठीक है। ये यहाँ से निकलती हुई पहले पश्चिम सिक्किम से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश चली जाती है, ठीक है। अब तीस्ता नदी जल को लेकर के विवाद है। तो देखिए, तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और फिर आखिरी में ये ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश के जमुना में मिल जाती है। इस तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के विवाद और आज भी बना हुआ है। हालांकि शेख हसीना जब थी तो इसके लिए कहा गया था कि बाद में चर्चा होगी, लेकिन थोड़ा सत्ता ही गिर गई, तो अभी बना हुआ है, पानी को लेकर के है। और इसमें अभी कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब देखिए, पहला जो हमारा आपका था, जो मैं आपकी पहला वाला जो मैं आपको टॉपिक बताया था हेडिंग, ये थी आपकी सीमा विवाद चुनौती, ये समाप्त हो गई। अब दूसरा वाला इसी की हम तहत मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, सीमा विवाद से उत्पन्न चुनौती। अब है आपका तस्करी की मुख्य समस्या, फिर अवैध घुसपैठ, फिर रोहिंग्या, इसी टॉपिक के तहत बताऊंगा। तो अब तस्करी की अगर हम मुख्य समस्या की बात करें तो देखिए, तस्करी की मुख्य समस्या, अब तस्करी को लेकर के किस किस चीज की तस्करी, तस्करी मतलब होता है अवैध व्यापार जो कि लीगल ना हो, ठीक है। तो देखिए, हथियार, नकली नोट, मानव और गौ, मतलब हथियारों की खूब आते हैं, नकली नोट ये मिल जाते हैं इनको, मानव 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 में आपका ज़्यादातर लड़कियों, देखिए लड़कियों का जो तस्करी है वो दो देशों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, एक बांग्लादेश और दूसरा नेपाल। इन दो देशों के साथ लड़कियों की खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा होती है, अब किसी भी कारणवश होती हो। उसके बाद है गौ, गौ आपको मालूम है कि मतलब कि बांग्लादेश में गौ की बहुत ज़्यादा तस्करी हो जाती है, ठीक है, जानवरों की। 2018 में बीएसएफ की एक रिपोर्ट आई जिसमें बोला गया कि बांग्लादेश में प्रत्येक वर्ष
50,000 लड़कियों को भारत में तस्करी की जाती है। मतलब बांग्लादेश से 50,000 लड़कियां हर साल भारत में आती हैं। अब ये किस लिए आती हैं, ये बीएसएफ को ही पता होगा। आगे देखिए, अब अवैध घुसपैठ की समस्या। अब अगली वाली देख लेते हैं। अगला हमारा हेडिंग है अवैध घुसपैठ। तस्करी के बाद अवैध घुसपैठ। तो देखिए 2016 तक 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में आ गए। ठीक है। अब आपको मालूम है बांग्लादेश में गरीबी है, बेरोजगारी है, वहाँ का जो प्रशासन है वो उतना अच्छा नहीं है, मतलब उनको सुख सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही। तो अच्छी जीवन के लिए ये भारत आ जाते हैं, क्योंकि वहां से तो अच्छा ही है यहाँ पे। ठीक है। तो 2016 तक 2 करोड़, भैया देख लीजिए, 2 करोड़, असम में 20 लाख है तो इतना हंगामा हो रहा है। 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में। असम के कोकराझार और धुबरी में बांग्लादेशियों की आबादी 65% और वहां के मूल निवासी 35% है। इसीलिए तो फिर ये एनआरसी आता है, फिर असम में कॉर्ड आता है 50 से। फिर इसीलिए तो यही डर होने के कारण असम वाले तो फिर विरोध प्रदर्शन करते हैं कि भाई वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो इतने कम हो गए हैं कि बहुमत उनका हो गया है, सरकार उनकी हो गई है। और जब उनके हो जाएंगे तो वो तो फिर कभी अपने को ये मानेंगे ही नहीं कि वो बांग्लादेश के अवैध घुसपैठिए हैं, है ना। इसलिए ये सब हंगामा होता है। तो बताइए, एक तो दो डिस्ट्रिक्ट है असम के, एक है कोकराझार और दूसरा डुबरी। यहाँ तो मतलब बांग्लादेशी 65% हो गए, इतने ज्यादा, और मूल निवासी 35% अल्पसंख्यक हो गए। 30 लाख बांग्लादेशी केवल असम में है, ये एक डेटा बताता है। 30 लाख, समझ रहे हैं ना। फिर है पाक व आईएसआई। अब आपको मालूम है आईएसआई पाकिस्तान का जो आपका खुफिया एजेंसी तंत्र है, पाकिस्तान और आईएसआईएस द्वारा इनका आतंकवाद के रूप में, मतलब कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है। जितने भी ये भारत में दंगे फसाद होते हैं और बम विस्फोट होता है, कहीं ना कहीं इनका हाथ होता ही है। तो ये आपकी अवैध घुसपैठ की समस्या थी। अब देख लेते हैं कि अब भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा प्रबंधन क्या है। कि भाई अब चलिए, हमने देख लिया कि इतनी इतनी समस्याएं हैं। हालांकि मैं रोहिंग्या वाला टॉपिक आपको बताऊंगा करंट के साथ, पर आप ये देख लीजिए कि प्रबंधन का मतलब कि आपने भैया कौन कौन से स्टेप लिए। आपने समस्या देख ली, पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसको सुधारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए स्टेप तो लेंगे। तो दो प्रकार के स्टेप होते हैं, एक होता है भौतिक प्रबंधन और एक होता है कूटनीतिक प्रबंधन। ठीक है। अब आपको मालूम है भौतिक प्रबंधन में, मैंने आपको पहले ही बताया कि भौतिक प्रबंधन वह सब होता है जिसमें आपके सेना लगाई जाती है, दीवार बनाई जाती है, लेजर लगाए जाते हैं, सेंसर और मिसाइल लगाई जाती है, सब तो देखते देखते। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 80 बटालियन को 3,750 किलोमीटर बाढ़, मतलब बीएसएफ की 80 बटालियन लगाई है। बीएसएफ देखती है भारत, पाकिस्तान और नेपाल के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ की जिम्मेदारी है। और आपको मालूम है टोटल 4,096 है। ठीक है ना, जिसमें से 3,750 किलोमीटर में बाड़बंदी की गई, क्योंकि कुछ नदी का भी एरिया है, गंगा नदी जाती है। ठीक है। तो यहाँ बात, उसके बाद है 7 समन्वित चेक पोस्ट है। समन्वित मतलब होता है जिसमें आपके पाकिस्तान और भारत दोनों के जवान रहते हैं, वो समन्वित चेक पोस्ट रहता है, क्योंकि शांति स्थापित। उसके बाद है देखिए, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। ठीक है ना। तो 2018 में सिलीगुड़ी के पास फुलवरी में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाघा बॉर्डर की तरह ज्वाइंट रिट्रीट प्रारंभ, ये कार्यक्रम होता है ताकि शांति व्यवस्था बनाया जा सके। और रनिंग मतलब कि आपके तत्कालीन कोई अगर समस्या होती है तो उसकी मतलब कि एक तरह से ये एक दूसरे की डिप्लोमेसी होती है, ताकि जैसे नहीं बाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान के रिट्रीटिंग कार्यक्रम होता है आपके स्वतंत्रता दिवस में, ये सब में, तो इसी तरह यहाँ पे भी होता है। उसके बाद है जनवरी 2024 में भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी को रोकने हेतु मधुमक्खी बॉक्स लगाने का निर्णय। अब देखिए, मधुमक्खी बॉक्स एक बॉक्स होता है जो कि क्या होता है कि अगर कोई अब मतलब कि इसका उपयोग ज़्यादातर ना ड्रग्स वगैरह को ले जाने के लिए किया जाता है। अब उनके मतलब एक मधुमक्खी के अंदर क्षमता होती है कि वो अगर वो खुशबू, मधुमक्खी मतलब एक बॉक्स होता है, ऐसे बॉक्स होता है, इसमें क्या होती है, ढेर सारी मधुमक्खियाँ होती है। ठीक है। वो जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा बक्सा है, तो अगर इस मधुमक्खी बॉक्स को इस बक्से के पास लाएंगे तो उसमें हलचल होने लगती है। वो इस मतलब इस ड्रग्स की खुशबू से इनमें हलचल हो, तो हलचल जब ये जान जाते तो समझ जाते कि इस बॉक्स के अंदर कुछ ड्रग्स वगैरह कुछ ऐसे ही मतलब नशीली पदार्थ वगैरह है, तो इससे इसको रोकने के लिए किया जाता है। तो ये मधुमक्खी बॉक्स का ज़्यादातर एयरपोर्टों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक। उसके बाद है आप कूटनीति। देखिए, दो चीज़ होती है दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं। देखिए, यहाँ भौतिक प्रबंधन है, दूसरा कूटनीति। देखिए कूटनीतिक प्रबंधन, देखिए कूटनीतिक प्रबंधन, और इसी के बाद मैं आपको बताऊंगा अन्य कूटनीतिक प्रबंधन। एक अलग से मैं हेडिंग बना देता हूँ, अन्य कूटनीतिक प्रबंधन। देखिए, ठीक है। अब आपको ये अंतर पता होना चाहिए कि कूटनीतिक प्रबंधन और अन्य कूटनीतिक प्रबंधन में भैया अंतर क्या है, कि आपने दो दो अलग अलग रखे। देखिए, कूटनीतिक प्रबंधन में हम क्या करते हैं कि हम सामने वाली पार्टी से डायरेक्ट बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक प्रबंधन है तो हम भारत और बांग्लादेश सरकार ये दोनों आपस में बात करेगी,
जैसे हमने जो इनकलाब वाला है 111 इनकलाब 51 इनकलाब वाला आपस में बात करके खत्म कर दिया विवाद, ठीक है ना। उसके बाद न्यू मोरे द्वीप का विवाद है, ये आपस में बात करके हमने खत्म कर दिया। तो जब सरकार डायरेक्ट बात करे या ऑफिशियल कोई डायरेक्ट बात करे तो वो कहलाता है कूटनीतिक प्रबंधन, ठीक है। और दूसरा होता है अन्य कूटनीतिक प्रबंधन में हम डायरेक्ट बात नहीं करते, हम उस सामने वाली पार्टी से बांग्लादेश से डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे बांग्लादेश पे प्रेशर क्रिएट होता हो। जैसे हमने ला दिया एनआरसी, हमने ला दिया असम अकॉर्ड, हमने ला दिया सीएए। इससे क्या होता है, इससे उसको लगा, बांग्लादेश को लगता है कि नहीं यार, यहाँ एनआरसी लाया जा रहा है, यहाँ सीएए लाया जा रहा है, जितने भी अवैध बांग्लादेशी है सबको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, उनमें प्रेशर क्रिएट होता है, तो फिर वो आपकी बात मानने लगते हैं, है ना। तो ये अन्य वाले में मैं इसीलिए अन्य वाले में डायरेक्ट बात नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट उनके बीच की बात नहीं होगी इसमें, इसमें इनडायरेक्ट क्या प्रभाव होता है उस पर, इसलिए मैंने इसको अलग हेडिंग के तहत रखा। तो चलिए अब हम लेते हैं कूटनीति प्रबंधन। तो देखो कूटनीति में कूटनीति और समझौता होता है, दोनों देशों की सेनाएं एवं गृह तथा विदेश सचिव नियमित वार्ता और बैठक करते हैं। और मालूम है भारत और बांग्लादेश संयुक्त सेना अभ्यास होता है जिसको संप्रीति कहते हैं, ठीक है ना। तो बस यही है, सेना का युद्धाभ्यास जब साथ में रहेगा तो सेना के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। जब सेना एक दूसरे से आपस जैसे समन्वित चेक पोस्ट बना दी है, जब दोनों सेनाएं आपस में मिल रही है तो बातचीत होने लगेगी, कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो बात करके सुलझा लेंगे। हालांकि बहुत अच्छा तरीका होता है और इसी के तहत आपका दो देशों के बीच मैत्री संबंध बहुत लंबे समय तक स्थापित रह पाते हैं। और जब शेख हसीना की सरकार थी तो इस पे ज्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। जैसे भारत, आप देखिए भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी संयुक्त सेनाभ्यास नहीं होता, भारत चाइना के साथ लगभग कोई कोई संयुक्त सेनाभ्यास नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि दोनों के मन में एक विचार है कि नहीं भाई ये दोनों दुश्मन है। लेकिन आपका भारत नेपाल के साथ, भारत बांग्लादेश के साथ, भारत श्रीलंका के साथ, लगभग बहुतों देशों के साथ हमारे संयुक्त सेनाभ्यास होते हैं। जब सीधी सी बात है, जब उनके साथ आप मतलब कि अभ्यास करेंगे तो फिर लड़ने वाली बात तो नहीं रह जाती, ठीक है। अन्य कूटनीति 2011 में भारत बांग्लादेश सीमा प्रबंधन समझौता हुआ। 2015 में मैं आपको बता ही दिया, ये मनमोहन सिंह के साथ ये 111 भारत और 51 इनक्लेव्स के लिए समझौता हुआ था। फिर है सीमा पर तस्करी को रोकने और आतंकवाद का संयुक्त रूप से मुकाबला करने हेतु सहमति। देखिए आतंकवाद की समस्या ना भारत केस जो भारत झेलता है वो पाकिस्तान भी झेलता है। ढाका बम विस्फोट हुआ, बहुत से उनके तो ट्रेनें उड़ा दी जाती है ज्यादातर। उसका कारण क्या है कि बांग्लादेश में भी कई सारे ऐसे संगठन है आतंकी जिसको पाकिस्तान का सह प्राप्त है, पाकिस्तान की इशारों में काम करती, क्योंकि है तो वो आखिर बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटा। तो आज भी पाकिस्तान डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि वो हमसे अलग हो गए। तो जितने भी पाकिस्तान के जितने भी जैसे जैसे मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा, ये सबके आतंकी मतलब आतंकी हेडक्वार्टर बांग्लादेश में बचे, जो बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ काम करती है। तो बांग्लादेश भी मतलब एक तरह से आतंकवाद का पीड़ित रहा है, ठीक है। उसके बाद है समुद्री समझौता पर। अब आपको मालूम है कि समुद्र क्षेत्र भी लगता है, मैंने आपको बताया, तो समुद्री सहयोग पर भी सहमति बनी। फिर है भारत को चटगांव बंदरगाह प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे कूटनीतिक प्रयास रहे हैं। उसके अलावा है जुलाई 2016 भारत बांग्लादेश में गृह मंत्रियों की दिल्ली में बैठक और दो बातों पर सहमति। हाँ, इन मतलब भारत बांग्लादेश में बराबर बैठकें होती रहती हैं, कई दौर की वार्ताएं चलती हैं, कोई ऐसा व्यापार को लेकर वार्ता, सुरक्षा को लेकर के वार्ता चलती रहती है, ठीक है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान, मैं आपको बताया पाकिस्तान बांग्लादेश भी पीड़ित है पाकिस्तान के आतंकवाद से, तो दोनों मिलकर करेंगे अभियान। उसके बाद भारत बांग्लादेश के बीच प्रत्यारोपण हेतु ठोस सबूत की शर्त समाप्त कर दी। अब देखिए क्या होता है ना कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए ये बांग्लादेश हो गया और ये भारत, ये बांग्लादेश हो गया, ये भारत हो गया। तो क्या होता है कि भाई यहाँ कोई अपराध किया, कोई बांग्लादेशी भाग के भारत आ गया, या यहाँ कोई बांग्लादेशी अपराध किया, भाग के अपने देश में चला गया, तो भाई पकड़ नहीं पाते थे इन लोगों को। दिक्कत क्या होती थी, तो इसीलिए ये बोला गया कि भाई जब किसी पर शक हो, जैसे मान लीजिए कि कोई एक यहाँ पे व्यक्ति था, या मान लीजिए रोहिंगा का आदमी है या कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ है, इसने यहाँ पे बम फोड़ा और भाग के यहाँ आ गया, इधर आ गया। अब इसको, अब भाई भारत की पुलिस या सेना तो यहाँ नहीं जा सकती है ना। तो फिर इसीलिए हमने बोला कि अगर किसी पे शक भी होगा तो पूछताछ के लिए या लीगल प्रोसीडिंग करने के लिए आपको कोई ठोस सबूत देने की शर्त समाप्त कर दी गई। आप जब जरूरत होगी हम आपके मतलब कि भारत भेज दिया जाएगा, या कोई भारतीय अगर भारत में अपराध करके बांग्लादेश भागा तो आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनका जो प्रत्यारोपण हुआ। लेकिन ये प्रत्यारोपण, राजनीतिक प्रत्यारोपण को छोड़ दिया गया इसमें। मतलब कि जैसे और में तो ठीक है, सर समाप्ति की गई, ठोस सबूत नहीं है आपको भेज दे, लेकिन अगर राजनीतिक प्रत्यारोपण होगा तो उसमें कोई छूट नहीं है, वो नहीं माना। जैसे आपको मालूम है शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई, तो अब जैसे मोहम्मद यूनुस
वहाँ की सरकार कहती है बांग्लादेश को हम सौंपो, तो नहीं सौंपते हैं। क्यों? क्योंकि इस समझौते के तहत हमने राजनीतिक जो प्रत्यारोपण है उसको छूट दे दी थी, उसको इस समझौते में इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है ना। तो राजनीतिक प्रत्यारोपण को छोड़ करके आपराधिक या और कोई प्रत्यारोपण है उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब 2021 में मोदी ने बांग्लादेश की फेनी नदी पर निर्मित मैत्री सेतु उद्घाटन किया। ये अच्छा प्रयास होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का, ठीक है। अब अन्य कूटनीतिक प्रयास में मैंने बताया ऐसा काम करें जिससे बांग्लादेश पर इफेक्ट हो। तो देखिए 1985 में आपको मालूम है असम समझौता, असम अकॉर्ड हुआ था, जिसमें क्या कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने एवं बांग्लादेश असम सीमा सील करने पर सहमति बनी गई थी, और इसी को लेकर आगे सीईए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन भी किया गया था, ठीक है ना। अब दिक्कत ये होती है कि भाई आपने असम अकॉर्ड हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भैया आदेश दे दिया, सरकार असम अकॉर्ड करा ली, तो बांग्लादेश पर प्रेशर क्रिएट होता है कि भैया जब वहाँ की लीगल प्रोसीडिंग हो जाएगी तो फिर ये भेजेंगे तो फिर हम कर रखेंगे कहाँ। वैसे ही बांग्लादेश ओवर क्राउडेड है, बेरोजगारी है, गरीबी है, तो ये इसको रखेंगे कहाँ है। 2 करोड़ है, मैं आपको बता रहा हूँ 2 करोड़ अवैध घुसपैठी हैं, 2 करोड़ बहुत होती हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे हमने 2018 में एनआरसी किया, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप, फिर 2019 में सीएए लाया जिसे 11 मार्च 2024 को लागू कर दिया, डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मई 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा जमात उल मुजाहिदीन पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ये क्या है, ये आतंकी संगठन है जो मतलब कि बांग्लादेश पे है और इसका मतलब आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। उसके बाद 2022 में भारत बांग्लादेश नेपाल द्वारा बांग्लादेश भूटान और बांग्लादेश नेपाल मोटर वाहन समझौता लागू करने पर सहमति। अब ये क्या है ना, ये 4 मिल करके इसमें आपका बांग्लादेश भूटान इंडिया और नेपाल ये चारों मिल करके कॉमन आपका मोटर वाहन समझौता लागू करने के लिए समझौता हो गया, सहमति हो गई। उसके बाद है बांग्लादेश में भारत के प्रयासों से अमेरिका और जापान की स्थिति द्वारा चीन को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास किया गया। अब आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है चाइना का बांग्लादेश पर और बांग्लादेश की सेना पर, ठीक है। से बहुत सारे हथियार वगैरह चाइना देता है सेना को, और साथ में कई सारे आपके बंदरगाह और आपका ट्रेन, कई सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत ह्यूज इन्वेस्ट। और आपको मालूम है बांग्लादेश बीआरआई का भी पार्ट है, तो यहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपका बांग्लादेश का, ठीक है ना। तो अब देखिए बांग्लादेश का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा खतरा जैसे ही है, क्योंकि आपको मालूम सॉरी चाइना का अगर प्रभाव बांग्लादेश में बढ़ेगा तो भारत के लिए थोड़ा खतरा है। तो हम क्या करते हैं, चाइना के दुश्मन भैया दो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही वाली स्थिति है। अमेरिका आपको मालूम है कि विरोध में ही रहता है, जापान की भी चाइना से नहीं बनती, तो हमने इनका इन्वेस्टमेंट इनको मतलब कि कन्विंस करके इनका इन्वेस्टमेंट हमने बांग्लादेश को तो अंततः एफडीआई चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हमने इनसे कह करके वहाँ इन्वेस्टमेंट करवा दिया ताकि चीन का प्रभाव कम हो सके, तो हमारे लिए जो आंतरिक सुरक्षा है वो बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये अन्य कूटनीतिक प्रयास। अब देखिए रोहिंग्या वाली समस्या मैंने आपको बताया था, ये करंट का टॉपिक है जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रोहिंग्या वाली समस्या आपको देख लेते, तो कौन का कैस क्या किस स्टेप के तहत पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वरूप और प्रकृति देख लेते, कौन है रोहिंग्या, कहाँ रहते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। किस तरह के भैया आपको सुरक्षा चुनौती है, क्यों आप इसको रोहिंग्या लोगों को सुरक्षा चुनौती के रूप में देखते हैं, वो बता देंगे। फिर रोहिंग्या मुसलमान का समाधान और वापसी। अब आप अगर इनकी रोहिंग्या मुसलमान आपको बता रहे 30 लाख मुसलमान असम में, सॉरी 3 लाख रोहिंग्या असम में हैं और बॉर्डर क्षेत्र जितने भी लगे, तो भाई इनको वापसी में क्या दिक्कत आ रही है, भाई भेज दो ना इनको। जब आप जान गए कि हाँ ये भैया रोहिंग्या तो भेज दो, तो भाई देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद है रोहिंग्या मुसलमानों के समाधान के लिए आप आपको दिक्कत आ रही है तो दूर करने के लिए आप समाधान तो करेंगे, प्रयास तो करेंगे, तो देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर स्वरूप एवं प्रकृति, देखिए जो रोहिंग्या है ना, देखिए रोहिंग्या एक कम्युनिटी है, एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो मूलतः रोहिंग्या मूलतः याद रखिएगा, रोहिंग्या मूलतः म्यांमार के एक रखाइन प्रांत है, मतलब म्यांमार का एक राज्य है जिसका नाम है रखाइन, वहां पे रोहिंग्या मुस्लिम मूलतः वहां के हैं, ठीक है। अब बताइए ये म्यांमार से डायरेक्ट नहीं आ पाएंगे मणिपुर रास्ते, कहाँ के वहाँ अराकान में पहाड़ी पड़ती, इतनी ताकत नहीं है, तो ये मैदानी एरिया बांग्लादेश को, फिर बांग्लादेश से ये बाहर आता है। तो रोहिंग्या समस्या न केवल भारत के लिए है, रोहिंग्या समस्या बांग्लादेश के लिए भी है एक अपने लिए। अब बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी हार्ड नहीं थी तो घुसपैठिए चले हैं। तो जो रोहिंग्या है ये म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाला एक बांग्ला भाषी सुन्नी इस्लामिक समुदाय है, मतलब बांग्ला बोलता है और ये इस्लामिक सुन्नी है। आपको मालूम है म्यांमार जो है वो बौद्ध है, वहाँ पे बहुमत है बौद्धों की, ठीक है। जिनको म्यांमार में अवैध बांग्लादेशी घोषित करते हुए 1982 में नागरिकता देने से अस्वीकार कर दिया। देखिए कितनी उल्टी कहानी है, मतलब है म्यांमार के
जब 1982 में उनको नागरिकता देने की बात आई तो म्यांमार बोलता है कि नहीं, ये म्यांमार के नहीं है, ये बांग्लादेश के अवैध है, घुसपैठी हैं, बताइए। अब बांग्लादेश बोलता है कि ये म्यांमार के हैं, हम भी बोलते हैं कि म्यांमार के हैं। आप समझ रहे हैं ना कैसे कैसे उल्टी कहानी चल रही है इनकी। और ये मैं आपको बताऊंगा कि 1982 में ही ये क्यों समस्या पैदा हुई, पहले क्यों नहीं हुई थी, तो मैं आपको भी इसकी भी कहानी बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि रोहिंग्या कौन है, ठीक है। अब अवैध बांग्लादेशी घोषित करते 1982 में नागरिकता देने से अस्वीकार कर दिया गया, मुस्लिम द्वारा इनका विरोध किया गया, ठीक है। अब 1982 में क्या होता है कि जूटा सैन्य शासन, जैसे अभी आपको मालूम है ना कि वहाँ की आंग सान सू की को जेल में डाल रखे हैं, वहाँ लोकतंत्र खाता में, वहाँ जूटा का शासन है, वहाँ सैन्य, जूटा का मतलब होता है सैन्य शासन। जब सैन्य शासन करती है तो वहाँ के सैन्य शासन को जूटा बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ जो जूटा जब शासन आया तो इनको नागरिकता देने से अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अस्वीकार तो कर दिए, लेकिन अब इनका एक प्रांत है तो अब इनको भगाओ गया। तो फिर आगे क्या होता है कि 2012 में एक रोहिंगा बौद्ध लड़की का बलात्कार करके हत्या कर दी जाती, जिससे दंगा भड़क जाता। अब रोहिंगा में भाई मुस्लिम भी हैं, सुन्नी, आपको बताया कि ये सुन्नी इस्लामिक है, ये रोहिंगा रोहिंगा आपके रोहिंगा प्रांत में रहने वाले ऐसा थोड़ी ना कि पूरे मुस्लिम है, वहाँ बौद्ध भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते थे। जो मुस्लिम एक बौद्ध लड़की थी, उसका उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, जिसके कारण क्या हुआ ये समझिए कि जो बौद्ध है ना और जो सुन्नी मुस्लिम, इन दोनों के बीच में कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, मतलब सामुदायिक आपका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई, ठीक है ना। ये 2012 की बात है, जिससे दंगा और ज्यादा भड़क गया कि भाई ये अत्याचार करता है। अब ये ना अब ये कोई आपराधिक मामला नहीं बढ़ गया, ये एक समुदाय के प्रति होने वाला अत्याचार हो गया। फिर 2018 में सरकार और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें देश से निकालने का निर्णय ले लिया। ये कौन बोल रहा है, ये म्यांमार के लोग बोल रहे हैं, मतलब सॉरी, मतलब कि आपका भारत वाली स्थिति बता रहा हूँ कि भारत में, जैसे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट का आपका इसका मामला चल रहा है, तो फिर 2018 में सरकार ने तभी तो 2018 में सरकार ने आपका 21 में जब से निर्णय आया कि इनको हटाया जाए तो 2018 में निर्णय था, तब फिर आपके एनआरसी वगैरह आई है। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसकी बात कर रहा है कि 2018 में भी 2018 में सरकार ने इनको निकालना, सरकार की नीतियों में था कि हम बांग्लादेश जो रोहिंग्या मुस्लिम है उसको निकालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ उतने संसाधन नहीं है। और 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसने मोहर लगा दी, तो इसे निकालने का निर्णय, तभी फिर 2018 में आया, फिर एनआरसी आई, फिर सीए आया, कितना विरोध प्रदर्शन हो रहा था, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए भैया, अब जैसे आप हमने अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपने स्वरूप और प्रकृति, अब थोड़ा इनका सुरक्षा चुनौती बता दीजिए कि क्या क्या इनको सुरक्षा दिक्कत होती है हमको। तो देखिए, जो रोहिंगा मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रोहिंग्या जो मुस्लिम है, रोहिंगा का लश्कर ए तैयबा और आईएसआई से संबंध की पुष्टि आईबी द्वारा की गई थी। आईबी हमारी मालूम है, आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो, वो बताती है कि जो रोहिंग्या है ना, उसका लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है जो कि भारत के खिलाफ काम करता है। और आईएसआई आपको मालूम है, इस्लामिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, ये भी एक आतंकी संगठन है। तो इन दोनों से पुष्टि की गई कि भाई ये रोहिंग्या इनके मतलब इनके लिए काम करते हैं भारत में रह करके। अब ये भाई जब पुष्टि आईबी ने कर दी, कोई ऐसा वैसा नहीं है, आईबी बता रही है, इंटेलिजेंट बोर्ड बता रहा है आपका, तो इससे भाई देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में। उसके बाद भारत में आतंकवाद में वृद्धि होती है, कई सारे आपके हुए हैं ऐसे कई सारे बम विस्फोट और आपराधिक, जैसे भी ये रोहिंग्या है ना, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, तो और उसके अलावा इनको मतलब पढ़े लिखे नहीं है और इनको मतलब कि गरीब है, तो भारत में बहुत सारा चोरी चमारी लूट मार जो होते हैं, ये सब में इनका बहुत हाथ रहता है। उसके अलावा चंद पैसों के लिए ये आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं। उसके अलावा वह भारतीय बौद्धों के खिलाफ हिंसा की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि वो वहाँ करते थे, तो इनको भी मतलब वहाँ जैसे म्यांमार में बौद्धों के खिलाफ मतलब कि इनका विद्रोह रहा है, तो यहाँ भी थोड़ा सा बौद्धों के खिलाफ हिंसा रहती है। उसके बाद है भारत में इनके द्वारा आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की पुष्टि हुई, ये तो कन्फर्म ही है पूरा, ठीक है। तो ये सुरक्षा चुनौती रही है। उसके बाद है भाई, आप जब आपको पता चल गया कि भाई रोहिंग्या मुस्लिम अवैध घुसपैठी हैं, जब सरकार बोल रही है कि एनआरसी करवा ली, लागू कर दी, सुप्रीम कोर्ट आपका कह दिया कि भाई भगाओ इनको, तो क्या दिक्कत आ रही, भगाओ ना। पर है बाधाएं। क्या बाधा है? पहला है, इनका भार विभिन्न राज्यों में बिखरा। भाई ये कोई एक जगह थोड़ी ना सिमटे हुए हैं, 2 करोड़ लोग हैं, वैसे 80 लाख असम में ही माने जाते हैं। मतलब पहली बात तो अभी इनकी पहचान ही नहीं हुई है सही, इनके पास खुद के अपने आधार कार्ड है, सारे जितने भी भारत के दस्तावेज हैं यहाँ के निवासियों के, सब इनके पास बनवा डाले हैं। ये थोड़ी ना आज से 50 साल से हो गए रहते, इनकी एक पीढ़ी तक निकल गई होगी, दूसरी पीढ़ी चल रही है, ये समझ गए ना। तो ये क्या है ना, ये कहीं जगह एक जगह सेंट्रलाइज नहीं है, ये बिखरे हुए हैं, ये पश्चिम बंगाल में बिखरे हैं, उधर मिजोरम त्रिपुरा मणिपुर असम, ये सब में बिखरे हुए
हैं। अब तो ये तक हो गया कि पश्चिम बंगाल से भी सहारे भारत के और देश में भी और राज्यों में भी चले गए, उत्तर प्रदेश, बिहार तक भी चले गए। तो इनका बिखराव है, ये बड़ी समस्या है। उसके बाद है भारतीय जनसंख्या के साथ इनकी नृप जाति समरूपता। नृप जाति समरूपता भैया एक जैसे दिखाई देते हैं। एक भारतीय खड़ा हो, एक रोहिंग्या खड़ा हो, आप पहचान ही नहीं पाओगे मुझसे कि भैया जैसे एक आप जैसे एक चाइनीज खड़ा हो और एक इंडियन खड़ा हो, तो आप जान जाओगे कि ये चाइनीज है। लेकिन इनके साथ समरूपता है, नृ जाति समरूपता के कारण पहचान ही नहीं पाते हैं। जिसे जिससे फलता क्या होता है कि भारतीय मुस्लिम के प्रति सहानुभूति और इनका जबरन वास्तविक, हाँ जब भी रोहिंग्या वाली की बात होगी ना, हमारे देश के जो और मुस्लिम तंत्र है, जितने मुस्लिम संगठन है, वो इनके विरोध, इनके लिए खड़े हो जाते हैं भैया, भारत सरकार से विरोध करने लगते हैं। तो ये क्योंकि यहाँ पे फिर वो भी मुस्लिम, ये भी मुस्लिम, तो हित आ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये वाली बात है। फिर है भारतीय जनसंख्या में इनका सात्विकरण। सात्विकरण मतलब होता है घुल मिल जाना। ये एक क्या है ना, भारतीय जनसंख्या के साथ एक तो बताया कि नृजाति समरूपता होने के कारण ये जनसंख्या के साथ घुल मिल गए हैं पूरा। फिर है राजनीतिक सहमति का अभाव। अब अभी जैसे अभी जो वर्तमान की सरकार है, वो तो चलो कुछ स्टेप ले रही है, लेकिन ये तो 1985 में आपने असम समझौता कर दिया, तब से क्यों नहीं आपने इनको भगाया? तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमी रही है। फिर है रोहिंग्या के लोगों का, भाई कई लोगों का तो इनका वोट बैंक है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में वोट बैंक के रूप में इनका यूज होता है। उसके बाद है रोहिंग्या के बारे में म्यांमार और बांग्लादेश में नकारात्मक। भाई अब वो बांग्लादेश वैसे ही परेशान है भाई कि भाई भारत से ज़्यादा रोहिंग्या तो बांग्लादेश में है। तो अब बांग्लादेश सोचता है कि हम हमारे यहाँ वैसे ही हैं, अगर ये निकाल देंगे तो अब ये तो डायरेक्ट म्यांमार तो जाएंगे नहीं, भारत पहले भारत वाला इसको बांग्लादेश भेजेगा, बांग्लादेश वाला म्यांमार भेजेगा, म्यांमार उनको नागरिकता देने से इनकार करता है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा बना हुआ। फिर है शरणार्थियों से संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानून अफलता, इनको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन एवं भारत में नैतिकता। सही बात है। एक्चुअली क्या है ना कि ये यूएनओ है ना, वो इनको कहता है कि नहीं, आप जो ये बहुत पुराना हो गया, इनकी पीढ़ियां निकल गई, तो भारत इनको सह दे, इनके लिए अलग से व्यवस्था करे। अब भारत के पास इतने भैया आर्थिक संसाधन ही नहीं है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून आ जाते हैं ये शरणार्थियों पर ना, ये एक तरह से भारत के ऊपर नैतिक दबाव बनाते हैं। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि भैया आपने बताया कि यहाँ पे कि बाधाएं हैं, तो बाधा को दूर करने के लिए प्रयास तो बताओगे, तो चलो आप प्रयास भी बताते तो देख लेते हैं। 2017 में म्यांमार व बांग्लादेश द्वारा रोहिंग्या मुस्लिम की संभावित वापसी का रास्ता तैयार करने पर एक समझौता हुआ। ठीक है। उसके बाद 2021 में संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश की सरकार द्वारा बंगाल की खाड़ी में रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए मिलकर काम करने पर एक समझौता हुआ था। समझौता ही होता है, ये भी अभी ग्राउंड ऊपर रियलिटी से बहुत दूर है। फिर बांग्लादेश सरकार द्वारा 19,000 रोहिंग्या को भाषण चार द्वीप द्वारा बसाने का निर्णय हासिल है। एक भाषण चार द्वीप है बांग्लादेश में, वहाँ पे ये बांग्लादेश 19,000 बसाने के लिए बांग्लादेश सरकार ने स्टेप लिया था। उसके बाद 2024 में रोहिंग्या की पहली खेप म्यांमार भेजी गई थी। ठीक है, क्योंकि है तो मूलतः म्यांमार के ही। तो ये आपका इतना प्रयास किया गया था। अब अगला देख रोहिंग्या वाला, अब देख लेते हैं बांग्लादेश की घुसपैठ वाली समस्या। ये वही वाले आगे हेडिंग का बताना था, अब इसका स्वरूप देख लेंगे। समस्या, सुरक्षा, चुनौती देखिए, समाधान, और समाधान में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, ये सब देख लेते हैं। तो घुसपैठ वाली देखिए, आपको मालूम है कि 1971, अब जैसे बांग्लादेश बना ही कब, बांग्लादेश 1971 में पैदा हुआ, पहले तो पाकिस्तान था। तो 1971 के बाद लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत आए, जिसमें 30 लाख केवल असम में है। ये तो मैं आपको पहले ही डेटा बता चुका। फिर भारत रक्षा मंच, जो कि एक एनजीओ है का, भारत रक्षा मंच के अनुसार 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ भारत में आए। अब ये एनजीओ है तो ये भी भाई सरकार के तहत है, तो ये 3 करोड़ दावा करता है, सरकार 2 करोड़ का दावा करती है। 2011 की जनगणना में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की 24% आबादी और असम में कई जगह मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गए। आप समझ रहे हैं, मतलब ये इतने ज्यादा हो गए कि वहाँ के जो मूल निवासी है वो अल्पसंख्यक। अब क्या सीमा, सुरक्षा चुनौती क्या क्या है, तो देखिए भारत में नृप जाति संघर्ष और अलगाववाद की समस्या। आपको मालूम है कि ये क्या है ना, जैसे आपको मालूम है जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा ऑटोनॉमस एरिया है, वो उनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त है, मतलब कि जो वहाँ की सरकार है वो उतनी सशक्त नहीं है, राज्य सरकार। ठीक है। तो ये जो आपकी घुसपैठिए हैं, ये क्या करते हैं, ये उन्हीं उन्हीं अब ये आ जाते हैं तो ये वोट बैंक का काम करते हैं। जब वोट बैंक का काम करते हैं तो जो वहाँ के अलगाववादी संगठन है बहुत सारे, मैं आपको बोडो लैंड का बताऊंगा, मैं आपको जैसे आपको केएलएफ बताया था, मैं आपको बहुत सारे यहाँ पे काम करते हैं संगठन। ठीक है ना, जैसे उल्फा हो गया। ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब वोट बैंक के चक्कर में ये इनका समर्थन करने लगते हैं घुसपैठियों का। और घुसपैठिए भी इनका मतलब कि राजनीतिक लाभ के लिए इनको मतलब
मतलब कि सहायता प्रदान करते हैं। तो ये नृप जाति संघ, उसके बाद क्या होता है ना कि जो वहाँ के, ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरे पक्ष में क्या होता है कि जैसे वहाँ के जो मूल निवासी है, उसके अलावा जो ये घुसपैठी है, तो इन दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। किस लिए? रोजगार के लिए, संसाधनों के लिए। तो ये दो पक्ष से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट छोड़ते हैं। अलगाववाद की समस्या आ जाती है कि उनको ये लगता है कि भाई ये घुसपैठी आ रहे हैं, सरकार कुछ काम नहीं कर रही, भैया आप हमको अलग कर दो। नॉर्थ ईस्ट वैसे ही पूरा सेंसिटिव रहा है, ठीक है। जैसे बोडोलैंड क्षेत्र मणिपुर में हमने यहाँ तो भैया हमने स्वायत्त परिषद तक बना रखी है, अनुसूची 5 अनुसूची 6 में बहुत सारी इनको छूट मिली हुई है। उसके बाद है भारत में सांप्रदायिकता एवं सांप्रदायिक हिंसा। अब सही बात है, ये घुसपैठी आते हैं। अब जैसे बांग्लादेश के ज़्यादातर आपको मालूम है वहाँ पे मुस्लिम बहुत बहुसंख्यक में है। अब वहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ सांप्रदायिक हो जाती है, सांप्रदायिकता फैल जाती है। अगर पाकिस्तान का इनको समर्थन मिल गया और मतलब कि पैसा मिल जाता है, तो ये आतंकी गतिविधियों में भी इनका हाथ हो जाता है। जैसे बताइए आतंकवाद की समस्या, ये बता भी रहा है कि 2014 में वर्धमान विस्फोट कांड, जिसमें आतंकी शकील अहमद बांग्लादेश के जमात उल मुजाहिदीन का सदस्य था, देख रहे हैं ना। उसके बाद है अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों में तस्करी, जैसे क्योंकि भाई बेरोजगार हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है, तो अपराधी गतिविधियां ही करेंगे। सुरक्षा बलों में भ्रष्टाचार है। उसके अलावा भाई जब इनको भेजा जाता है, पैसा खिला देते हैं, तो ये वाली दिक्कत हो जाती है। समाधान के लिए आपने क्या प्रयास किया? तो पहला है विदेशी अधिनियम 1946, विदेशी अधिनियम 1946 सरकार ने बहुत पहले इसको पारित किया था, ठीक है। उसके बाद है अवैध प्रवासी अधिनियम 1983। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 2005 में इसे निरस्त कर दिया, लेकिन स्टेप तो लिया गया था। फिर 2011 में भारत बांग्लादेश सीमा प्रबंधन समझौता हुआ अवैध प्रवास को रोकने के लिए, ठीक है। 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, ये वही वाला इनक्लेव वाला है, तो ये भी हुआ था, ठीक है। इससे क्या होता है ना, इनक्लेव के चक्कर में और जांच नहीं हो पाती, क्योंकि कह देते हैं कह देंगे बांग्लादेश से जब चलेंगे तो कह देंगे कि हम उस अंगारपोटा इनक्लेव में जा रहे हैं, और अंगारपोटा इनक्लेव से जब 3 बीघा जमीन से गुजरेंगे तो भारत वाले इलाके में आ जाएंगे, वहाँ जाएंगे ही नहीं। तो इस तरीके का कोई पीछे पीछे बंदूक लेके थोड़ी नहीं के चलेगा, तो ये हो गया। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को 3 दिन के अंदर भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ और तेज रोशनी वाली लाइट, रात के समय दिखाई नहीं देगा, तो तेज रोशनी वाली लाइट लगाने का निर्देश दिया। मतलब आप ये समझिए कि ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है। मतलब काम ये सरकार का है, बॉर्डर सिक्योरिटी काम सरकार का, अवैध घुसपैठी की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ गया। मतलब समझ रहे हैं कि सरकार इस मामले में कितना शिथिल है और समस्या कितनी जटिल है। अब देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी को वापसी और अवैध घुसपैठ को रोकना। अब सुप्रीम कोर्ट तो सीधे इनको पहले ही बता देगा, और रोहिंग्या वाले में तो उसने देश से निकालने का निर्णय ही दे दिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि समस्या समाधान के मार्ग में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं, क्या बाधाएं हैं भैया, इतने समझौते आपने किया। तो पहला है सीमा सुरक्षा प्रबंधन में कमी। भैया हमारे पास अभी क्या ना इतना बजट ही नहीं ना कि हम पूरी बांग्लादेश बॉर्डर को सील कर सके। लगाए हैं पर अभी इतना ज्यादा बजट नहीं, घुसपैठिए आ जाते हैं सुरंग बना करके, बाकी आपने फिल्मों में देखा ही है। इंक्लेव और 3 बीघा गलियारा वाला विवाद बना ही है। फिर अवैध बांग्लादेशी का भारत के विभिन्न राज्यों में बिखराव और जनसंख्या के साथ साथ करना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर निर्जातीय समरूपता एक जैसे दिखाई देते हैं। फिर अब वोट बैंक की राजनीति और सरकारी उदासीनता, ये भी आपको बता दिया। शरणार्थी हेतु आतंक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, ठीक है। फिर यूएनओ में यूएन मतलब कि क्या है, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन तक है कि अगर ये हो जाता है कि अगर कोई भी घुसपैठी किसी दूसरे देश में चला जाता है, वो लंबे समय से अगर रह रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी कि उनके जो आवश्यक मतलब भोजन वाली स्थिति और उनके ठहराव वाली व्यवस्था वो देश की सरकार करे, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह की जो कन्वेंशन है ये हमारे देश में बाधा बनेगी। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता चुनौती थी और समाधान, ये हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसको ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हुए हैं, आपके बॉर्डर सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।